हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम बचा हुआ चैप्टर अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस पर जाकर के आप उन पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो इसे हम पढ़ेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हम ये बात जानते हैं कि वाटर 3 स्टेट्स में रहता है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में वाटर रहता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। वाटर लिक्विड स्टेट होती है, और जब वाटर वेपर बन जाता है तो उसकी वो गैसियस स्टेट होती है। और what happened inside the matter during this change of state? What happened to the particle of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need answer to all these questions, is not it? अब हम देखेंगे कि ये स्टेट आप चेंज होती ही क्यों है, या चेंज होते समय इन पार्टिकल्स में ऐसा क्या होता है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाती हैं या कन्वर्ट हो जाती हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला चेंज की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टिकल्स पर, ये हम देखते हैं। एक्टिविटी दे रखी है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। आपको क्या काम करना है, एक बीकर के अंदर 150 ग्राम आइस ले लेनी है। एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। आपको क्या काम करना है, ये देखिए ये सेटअप दे रखा है कंप्लीट। आपको एक बीकर ले लेना है, बीकर के अंदर बर्फ डाल देनी है, और बर्फ के साथ एक ये थर्मामीटर इसके अंदर लगा देना है, जिससे ये पॉइंट जो है आइस में डूबा हुआ रहे, आइस के अंदर रहे। और थर्मामीटर आपको डॉक्टर थर्मामीटर नहीं लेना है जिससे हम बुखार चेक करते हैं। आपको थर्मामीटर ये लैब के लिए होता है, थर्मामीटर ये वाला लेना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखिए ये नीचे बर्नर लगा रखा है, आइस बीकर ग्लास स्टिक, ये इसके लिए है चलाने के लिए। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। अब आपको क्या करना है, बीकर के नीचे जो आपने बर्नर लगा रखा है उसे हल्का लो फ्लेम पर ऑन कर देना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्ट। और टेम्परेचर को नोट करना है जैसे ही इस आइस के क्रिस्टल धीरे धीरे करने मेल्ट होने चालू हो जाए, आपको थर्मामीटर में रीडिंग नोट करनी है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्ट इनटू वाटर। फिर दूसरी रीडिंग कब आपको लेनी है, जब आइस पूरी तरीके से जब अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब आपको दूसरी रीडिंग लेनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। और आप ये देखिए सॉलिड कैसे कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टेइंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब आपको क्या करना है, गिलास रॉड की मदद से उसे चलाना है जब तक कि वाटर बॉइल स्टार्ट करना ना कर दे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। फिर आपको जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाए, आपको थर्मामीटर में फिर रीडिंग नोट करनी है। Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। और ये गैस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब आप वाटर आ रहा है तो इसे भी आप ध्यान से देखिए। On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increases. Due to the increase in the kinetic energy, the particle start vibrating with greater speed। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही हम मैटर के पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल के अंदर बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब उसके अंदर बढ़ जाती है तो वो तेजी से मूव करना चालू कर देते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो एनर्जी जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आने से वो पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं और अट्रैक्शन थोड़ा कम होने लगता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली।
A stage is reached when the solid metal and is converted to a liquid. और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जबकि सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड मैटर जो है हमारा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. वो हमारा टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर के हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. और ये मेल्टिंग पॉइंट ही ये हमें बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है. The melting point of ice is 473.15 Kelvin. Melting point ice का क्या होता है, 473.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. और solid का liquid state में convert होना क्या कहलाता है, fusion. अब आपने एक बात देखी कि solid जब convert हो रहा था liquid state में तो थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ी नहीं, ऐसा क्यों हुआ, अब वो हम पढ़ते हैं. You must have observed during the experiment of melting, जब आइस की मेल्टिंग हो रही थी उसके दौरान आपने एक ऑब्जर्वेशन को नोट किया होगा, क्या, what the temperature of the system does not change after the melting point is reached. मेल्टिंग पॉइंट आने पर टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया होगा, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि सारी आइस कन्वर्ट मेल्ट में नहीं हो गई होगी, जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ होगा. दिस हैपेन इवन थ्रो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, that is we continue to supply heat. The heat gets used up in the changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे ये आपने बीकर में आइस ले रखा था, ये आइस ले रखा था और नीचे से बर्नर लगातार जल रहा था, ठीक है. अब क्या हुआ, जैसी ये थर्मामीटर है आपका, अब जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट हुई, आपने एक रीडिंग ले ली, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज होना चालू हो गया होगा, जो कि टेम्परेचर हमारा -3 या 0 था, वो हमारा धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया था, जैसे कि -3 से -2, 1, -1, 0. अब क्या हुआ, 0 के पर आने के बाद आइस जब तक कि पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में नहीं आ गई होगी, जब तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया होगा. इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं. अब ये जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस दौरान हमारा लिक्विड गर्म नहीं हो रहा था, उस दौरान हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही थी, वो हीट हमारी डिसअपियर रहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it get hidden into the contents of the beaker and it's known as latent heat. तो आपके latent heat समझ में आ गई होगी. The word latent heat means hidden. Latent मतलब क्या होता है, hidden, छुपी हुई. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन दे रखी है, क्या, द 1 kg ऑफ अ सॉलिड लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. तो जो पार्टिकल्स हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे थे वाटर के, उसमें ज्यादा एनर्जी थी एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल. क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से. व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वाटर को, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर. पार्टिकल्स क्या करते हैं, तेजी से मूव करना चालू कर देते हैं. एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. और एक सर्टेन पॉइंट पे पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि उनके जो बीच का बाउंडेशन है वो टूटने लग जाता है और टूट जाता है. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. और यही वो पॉइंट होता है जहां पर के लिक्विड
किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, गैस के अंदर। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और यही हमारा टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इन अ बल्क फिनोमिना, देखिए बॉइलिंग जो है हमारा एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है और हमने नीचे से बर्नर ऑन कर रखा है। अब ये वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है। अब ये वाटर बॉईल होने का क्या मतलब है कि ये जो पूरा वाटर है ना एक साथ गर्म होगा, मतलब कि पूरा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नीचे नीचे जो पानी है वो गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बल्क फिनोमिना होता है। मतलब कि जब जैसे कि ये वाटर स्टार्ट हो रहा है बॉइलिंग होना या गर्म होना, तो इसके जो ये पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ गर्मी हीट जा रही है। और जो ये अराउंड में ये ठंडा है, ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। फिर ये साइकिल, फिर ये ऊपर जा रहा है, गर्म हो रहा है, और ये ठंडे पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। इससे क्या होता है, हमारा पूरा वाटर एक साथ गर्म होता है। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहलाता है, हमारा बल्क फिनोमिना। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इन द वेपर स्टेट। और फिर क्या होता है, सारे पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी एनर्जी को, स्टेट को चेंज करने लगते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। और वाटर के लिए टेम्परेचर 373 केल्विन पे होता है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100। देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक रिलेशन होता है, क्या, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 प्लस 100। ये किसके बराबर होता है, 373 केल्विन के बराबर। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब क्या आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा अभी, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी हमने पढ़ा था, क्या, 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिल्कुल सेम होगी, बस इसमें क्या आता है, बॉइलिंग का पॉइंट आता है। डू इट इन द सेम वे एज द हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Particle in steam, that is water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature। सेम बात जो हमारी ऊपर थी, क्या, पार्टिकल्स जो हमारे वाटर के होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस के पार्टिकल जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, तो वाटर के पार्टिकल पे ज्यादा एनर्जी होती है। और वही सेम केस इधर है, क्या, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, उन पर ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर के, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं सेम टेम्परेचर पे। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल जो गैस के होते हैं उन पर लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। जो हमने लेटेंट हीट पढ़ी थी ना, हिडन हीट, वो लेटेंट हीट होती है किसके पास, पार्टिकल ऑफ गैस के पास। अगर एक बार आपके लेटेंट हीट नहीं समझ में आई है तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए। देखिए ये बीकर है, बीकर के अंदर आइस है, ठीक है, बीकर के अंदर क्या है, आइस है। ये थर्मामीटर लगा हुआ है हमारा। अब नीचे आपने बर्नर लगा रखा है और ये आइस मेल्ट होना चालू हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि आइस धीरे धीरे करके मेल्ट होना चालू होगी, स्टार्ट होगी, तो टेम्परेचर में आप क्या पाएंगे, इंक्रीज हो रहा है। थर्मामीटर में जब आप देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद थोड़ी सी उसके अंदर बर्फ बची हुई है और अभी और क्या नाम है, थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। अब टेम्परेचर रुक जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा इस पॉइंट पे, जब तक कि आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी और वाटर फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये, तब टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होना चालू होगा। जब लिक्विड बन जाएगा ये, फिर बर्नर तो हमारा चालू है ही, तो ये फिर टेम्परेचर इसका इंक्रीज होना चालू होगा। तो ये जो इससे पहले ये जो जब आइस मेल्ट हो रही थी
तो जो वो हीट जो रुक गई बढ़ना, वही हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। क्योंकि वो हीट कहां पर चली गई, वो हीट स्टेट ऑफ मैटर को चेंज होने में यूज हो रही है, मैटर को चेंज करने में यूज हो रही है। फिर ये तो हो गई हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, जब हमारा पूरी तरीके से ये लिक्विड स्टेट में आ गया, अब ये धीरे धीरे करके बॉईल होना चालू होने वाला है, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लगातार। अब जब ये बॉईल होना चालू हुआ और वेपर बनना चालू हुई, तो क्या होगा, टेम्परेचर एकदम से रुक जाएगा इंक्रीज होना, और जब ये वेपर बन करके पूरा वेपर में बन होने लगेगा पूरा, तब टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू होगा। ये क्या चीज है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ, रुका क्यों बढ़ना, क्योंकि वो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज होने लगी एनर्जी। तो इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे लेटेंट हीट का केस। देखिए सॉलिड स्टेट से अगर हमें किसी चीज को लिक्विड स्टेट में लाना है तो हम हीट करते हैं, लिक्विड से सॉलिड में लाना है तो हमें उसे कूल करना होता है, लिक्विड से गैस में लाना होता है अगेन हीट करते हैं, और गैस से लिक्विड में लाना होता है तो कूल करते हैं। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो इससे हमें ये बात पता लगती है क्या, कि हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो we have learned that substance around us state from solid to liquid and from liquid to state on application of heat, but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the state liquid state। अब क्या होता है, हमने पता करा कि सॉलिड से हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब इस एक्टिविटी में हम देखेंगे। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। अब आप क्या कीजिए, कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, कपूर, कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए और उसे तोड़ करके किस में रख लीजिए, चाइना डिश में रख लीजिए। चाइना डिश ये प्लेट की तरह होती है, ये चाइना डिश है ये, ठीक है। पुट एन इन्वर्टर फनल ओवर द चाइना डिश। अब आप चाइना डिश के ऊपर एक फनल, फनल क्या होती है, ये ऐसे जो आपने कोन टाइप की ये देखी होगी फनल, ठीक है। इस फनल को उल्टा कर करके इसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर रख दीजिए। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टीम ऑफ द फनल एज शोन इन द फिगर 1.7। अब आप क्या काम कीजिए, ये जो फनल है, फनल के ये एंड पॉइंट पर क्या करिए, कॉटन से इसे बंद कर दीजिए। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब आप बर्नर ऑन कर दीजिए हल्का और इसे क्या करिए, ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब आप इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे, अभी से हम पढ़ते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब आप क्या देखेंगे इस एक्टिविटी में, हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, बिना लिक्विड स्टेट में आए। इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। आपने जनरली देखा भी होगा, कपूर को अगर हम ओपन एरिया में रख देते हैं तो वो कपूर क्या है, सॉलिड में है, लेकिन जब हम उसे ओपन एरिया में रखते हैं तो क्या वो डायरेक्टली गायब हो जाता है धीरे धीरे करके। तो वो क्या होता है, वो वेपराइज हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में आए बिना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और किसी गैस का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना सॉलिड में, तो वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन, बिना उसके लिक्विड स्टेट में आए। अब क्या होगा, जब आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने क्या देखा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्योंकि ये कॉटन से ये बंद था तो इस वजह से जो गैस हो रही थी वो इसमें ही ट्रैप्ड हो गई, और आप क्या देखेंगे, यहाँ पे वो जो पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट होना चालू हो गए। तो इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन, क्योंकि गैस से फिर कन्वर्ट हो गई सॉलिड में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, अब हम देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है।
We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particle come closer? Do you think that the increase or decrease the pressure can change the state of matter? अब हम क्या देखेंगे, हमने ये जाना कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन तीनों स्टेट के पार्टिकल पे। क्या हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, क्या हम इन्हें और पास ला सकते हैं? तो अब ये हम जानेंगे। देखिए ये पिस्टन है, सिलेंडर है, लाइक जैसे कि सिरिंज का केस आप समझ सकते हैं। तो अब आपने क्या किया है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं गैस के पार्टिकल के ऊपर और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है, गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 get convert directly to gaseous state on decreasing the temperature to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is known as the reason that the solid carbon dioxide is also known as dry ice. अब आपने क्या देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम उसे ओपन एरिया में रखते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसी गैसियस स्टेट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उसे बहुत हाई प्रेशर में, उस CO2 गैस को हम बहुत ही हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रखते हैं और उसे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करके ले आते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। और ड्राई आइस जब हम ओपन एरिया में रखते हैं तो वो कंप्रेस इतनी होती है, इस वजह से क्या होता है, वो ओपन एरिया में रखते ही वो क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it is be solid, liquid or gas. तो हम ये बात कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि वो पार्टिकल सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे या गैस में होंगे। मतलब कि हम प्रेशर लगाकर भी सॉलिड और लिक्विड गैस के पार्टिकल को आपस में बदल सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम एक बार समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिस्टन सिलेंडर, देखिए अब हमारा क्या है, क्या नाम है, इसमें गैस के पार्टिकल है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं भरा था, ये ऊपर पिस्टन था। अब पिस्टन को आप धीरे धीरे कंप्रेस करने की कोशिश करिए, तो आप देख रहे हैं ये पार्टिकल थोड़े पास हो गए, और ज्यादा कंप्रेस कर दिए तो क्या होगा, ये पार्टिकल और ज्यादा पास हो गए। तो हम इजिली हम पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब देखिए जब हम लिक्विड को सॉलिड में लाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और जब सॉलिड से लिक्विड में लाते हैं किसी चीज को तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड में डिपोजिशन। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है कोई चीज तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें कभी भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करना है तो क्या हमें हर बार हीट या प्रेशर चेंज करना पड़ेगा? कैन यू quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? आप एक एग्जाम्पल बताइए रोजमर्रा की जिंदगी से जहां आपने देखा हो कि क्या नाम है, लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आए बिना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है। क्यों, अभी हमने देखा था जब हम वाटर को बॉईल कर रहे थे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉईल होना चालू हुआ वाटर तो क्या हुआ, वो गैस में कन्वर्ट होना चालू हो गया। लेकिन बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो आप रोज देखते भी होंगे वो क्या है, जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं तो जो कपड़े भीगे हुए होते हैं वो कुछ समय बाद क्या होते हैं, सूख जाते हैं।
तो जो लिक्विड था वो क्लॉथ्स के अंदर वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, भाप बन करके उड़ जाता है और हमारा कपड़ा क्या होता है, ड्राई और सूख जाता है। Water when left uncovered slowly change into vapor. Wet cloth dry up. What happened to the water in the above two example? और एक और एग्जाम्पल इसका क्या है, कभी आप वाटर किसी चीज में भर करके ओपन एरिया में रख दीजिए तो वो वाटर क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वो वाटर कहाँ चला गया, वाटर एयर में वेपोराइज हो गया और बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए। मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आके वेपोराइज हुआ, नहीं, गर्म इतना नहीं भी हुआ फिर भी वेपोराइज हो गया। इसी को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स आ जाते हैं और बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, उसे ही हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम ये बात जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट नहीं करते। एट अ गिवन टेम्परेचर एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, दीज आर पार्टिकल्स विच डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर के अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and convert into vapor। मतलब कि जब हम लिक्विड के पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसे हीट सप्लाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आने से क्या होता है, पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो ये evaporation की definition दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी, टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan। आप क्या काम कीजिए, 5 ml वाटर एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और उसे विंडो के पास या फैन की हवा में रख दीजिए। टेक 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan। 5 ml वाटर एक ओपन चाइना डिश, एक प्लेट में 5 ml वाटर ले लीजिए और उसे भी विंडो के पास या फैन की हवा में रख दीजिए। टेक 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a covered board or a shelf in your glass। अब आप क्या कर लीजिए, एक और प्लेट में 5 ml वाटर ले लीजिए और उसे इससे कवर्ड बोर्ड किसी चीज में अंदर दुबका कर रख दीजिए, कवर्ड बोर्ड के अंदर या शेल्फ के अंदर। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। और आप ये चेक करिए कि किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है इवेपोरेट होने में वाटर को। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और यही सेम एक्टिविटी आपको रेनी डे में भी करने के देखनी है। What do you infer about the effect of temperature, surface area, wind velocity और evaporation। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इस एक्टिविटी को करने के बाद। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इवेपोरेशन पर किस किस का इफेक्ट, टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसे पढ़ते हैं। You must have observed that the rate of evaporation increase with an increase of surface area। देखिए, ध्यान रखिए, जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। We know that the evaporation is a surface phenomena, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। If the surface area increase, the rate of evaporation increase। For example, by putting cloth for drying up, we spread them out। जब भी एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और यही वजह है कि हम जो कपड़े हैं फैला करके डालते हैं, क्योंकि फैलाने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप क्या काम कीजिए, प्लेट के अंदर गर्म पानी रख दीजिए और एक गिलास के अंदर गर्म पानी रख दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, जो प्लेट के अंदर का पानी है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और गिलास के अंदर देरी से ठंडा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज हो गया। किसमें, प्लेट के केस में, क्योंकि सरफेस एरिया भी बढ़ गया। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पे? जब भी हम टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ा देते हैं तो या लिक्विड का टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाती है, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट है आसपास के सराउंड में, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर at a given temperature. Is the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decrease. अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, मैं आपको पता लग गई। अब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है मतलब आसपास में जो एयर है उसमें वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आसपास पानी एयर में वैसे ही ज्यादा है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो स्लो हो ही जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब हवा का विंड का क्या इंपैक्ट पड़ता है किस पर? इवेपोरेशन के रेट पर। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। क्या होता है? जब तेज हवा चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो इससे हमें पता लगता है क्या? विंड रेट ऑफ इवेपोरेशन को तेज कर देती है। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आसपास की एयर होती है, विंड क्या करती है? एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो भी विंड के साथ हट जाते हैं, तो फिर आसपास जो एयर के अंदर वाटर है थोड़े उसकी मात्रा कम हो गई एयर के अंदर, तो क्या होगा? ये इवेपोरेशन हो करके इसके वाटर वेपर आसपास जाने लगेंगे विंड में, तो विंड की हेल्प से क्या होता है? इवेपोरेशन का रेट तेज हो जाता है। इसे पढ़ते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन क्या करती है? कूलिंग इफेक्ट करती है, उसे हम पढ़ते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड केप्ट ऑन इवेपोरेशन, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। क्वेश्चन से क्या होता है? कूलिंग होती है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर palm, क्या होता है अगर आप अपने हाथ पर नेल पॉलिश रिमूवर डाल लें? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कोजिंग द पाम टू फील कूल। क्या होता है? आपको क्या अगर हाथ पे नेल रिमूवर, जिससे नेल पॉलिश छुटाते हैं ना, नेल रिमूवर गिर जाता है तो क्या होता है? वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, एकदम से आपका हाथ पे जैसे गिरा वो इवेपोरेट हो जाता है और आपको ठंडक सी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जैसी वो एसीटोन आपके हाथ पर गिरा, नेल पॉलिश रिमूवर आपके हाथ पर गिरा, उसने जो आपके हाथ में आसपास की एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया, आपके हाथ की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया और हीट एब्जॉर्ब कर करके वो इवेपोरेट हो गया और आपको हथेली पर क्या लगा? ठंडा ठंडा महसूस हुआ। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface. आपने देखा होगा गर्मियों में लोग अपने बाहर छिड़काव करते हैं पानी का। वो क्यों करते हैं? क्योंकि पानी धीरे धीरे करके इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन से क्या होगा? ठंडक होगी। Can you cite some more example from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? हाँ, एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, कूलर। जब कूलर की हवा, जब हम कूलर में पानी डाल देते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे करके इवेपोरेशन होता रहता है और वहां से जो एयर आती है वो हमें ठंडक प्रोवाइड करती है। Why should we wear cotton clothes in summer? हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body of surface and change into vapor. The latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of the water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. क्या होता है? हम कॉटन
के कपड़े इसलिए समर में पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्या होता है, हमारे पसीने को सोख लेता है और वो गीला हो जाता है। इससे क्या होता है, जब गर्मी में इवेपोरेशन का रेट तेज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, इवेपोरेशन तेजी से होता है, तो हमारी जो गीली हमने कपड़े पहन रखे होते हैं उससे हवा से और टेम्परेचर से वो इवेपोरेट होता है पार्टिकल्स वाटर के, और हमें ठंडक प्रोवाइड करता है। इससे हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तो हमें कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं गर्मियों में। Why do we see water drops on the outer surface of glass containing ice cold water? अब आपने देखा होगा जब ठंडे पानी की बोतल जब हम टेबल पर रख देते हैं तो उसके आउटर सरफेस पर क्या होती है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आसपास की एयर होती है वो गर्म होती है और वाटर का जो टेम्परेचर होता है वाटर के बोतल के अंदर वो ठंडा होता है। तो आसपास की गैस क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। इस वजह से हमें क्या होता है, आसपास इस वजह से क्या होता है, बोतल पर हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए तो आपको और समझ में आ जाए। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब इसे हम ये और देख लेते हैं। Now scientists are taking on 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensed state। हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन साइंटिस्ट अब 5 स्टेट मानते हैं मैटर की। 4th स्टेट किसे मानते हैं, प्लाज्मा को, और 5th स्टेट किसे मानते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट को। प्लाज्मा क्या होता है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ अपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। जब हम गैस को इतना ज्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक बन जाती है और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हो जाते हैं। पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो सुपर एक्साइटेड फॉर्म में हो जाते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और हमारी जो ट्यूबलाइट होती है और नियॉन साइन बल्ब जो हमारे होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा ही होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस। नियॉन बल्ब के अंदर क्या होती है, नियॉन गैस होती है। एंड इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूब, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, देयर इज हीलियम गैस होती है और सम अदर गैसेस, और कुछ अदर गैस भी होती हैं। द गैस गेट आयनाइज, गैस आयनाइज्ड हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी वाली एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं जिससे वो आयनाइज्ड हो जाती है। दैट इज गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। और जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पार्टिकल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। बल्ब हमारा जलना चालू हो जाता है। द प्लाज्मा ग्लो विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। प्लाज्मा बल्ब, प्लाज्मा जो होता है जिस अलग अलग गैस में अलग अलग कलर शो करता है। द सन एंड द स्टार ग्लो से। द प्लाज्मा इज क्रिएट इन स्टार बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। और प्लाज्मा बनता क्यों है, हाई टेम्परेचर। तो जब हम गैस के पार्टिकल को इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, ये एक इंडियन है, सत्येंद्र नाथ बोस, had done some calculation for a 5th state of matter। इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी 5th state of matter पर। Building on his calculation, Albert Einstein predicate a new state of matter। और उनकी कैलकुलेशन को देख करके आइंस्टीन ने 5th state of matter को बताया। 5th state क्या होती है टेम्परेचर की, 5th state कहलाती है जब हम गैस को सुपर कूल्ड कर दें, इतना टेम्परेचर उसका कम कर दें कि वो सुपर कूल्ड टेम्परेचर आ जाए उसका, जब, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो ये हमारी 4th स्टेट और 5th स्टेट थी मैटर की। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर को एक बार पूरा अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इसे आप फिर कभी नहीं भूलें। आज मैटर का मैटर खत्म कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि चैप्टर आपको अच्छे से लगा पढ़ने में या नहीं लगा, कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, टाटा।